हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो मूव। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा मॉड्यूल 4 फंडामेंटल एनालिसिस। अब तक आपने सीखा था टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ चार्ट दिखना काफी नहीं है, आपको एक कंपनी की भी समझ होनी चाहिए। आज हम स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल सीखेंगे, जिसमें एक लिस्टेड कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंपनी एनालिसिस। ये हमारा मॉड्यूल 4 है। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। सिंपल लैंग्वेज में फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपनी को समझना। जैसे कि हम किसी अगर रेस्टोरेंट को खरीदना चाहेंगे तो उसमें हम चेक करेंगे कस्टमर्स कितने हैं, प्रॉफिट कितना है, कर्जा कितना है, उस पे फ्यूचर में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। ये सब चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 2 है कंपनी बिजनेस क्या करती है। सबसे पहले क्वेश्चन, कंपनी करती क्या है, जैसे कि आईटी है, बैंक, फार्मा कंपनीज, ऑटो कंपनीज, एफएमजीसी कंपनीज। स्टेप 3 है सेल्स और प्रोमोटर देखिए, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट देखिए। अब यहाँ पे हम ईयर बाय ईयर देखेंगे, जैसे कि 2022 में सेल्स है 5000, प्रॉफिट है 500 करोड़, 2023 में 6000 करोड़ और प्रॉफिट है उसका 720 करोड़, 2024 में 720 करोड़, 980 करोड़। इसमें हर ईयर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है ना। स्टेप 4 है डेब्ट चेक करो। अब कंपनी का लोन देखो, हर कंपनी पे थोड़ा बहुत तो लोन होता ही होता है ना। लेकिन अगर डेब्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उस पे हम थोड़ा डाउट कर सकते हैं उस कंपनी में। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जितना अननेसेसरी डेब्ट होगा उतना बेटर होगा। स्टेप 4 है मैनेजमेंट और प्रमोटर्स। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो कंपनी का फ्यूचर में स्ट्रगल कर सकती है। प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है, इन्वेस्टर का ऑनेस्टली कम्युनिकेशन है कि नहीं है, ये सब चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6 फ्यूचर ग्रोथ। अब सोचिए कंपनी का बिजनेस चलेगा फ्यूचर में या नहीं चलेगा। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एआई है, हेल्थ केयर है, और भी बहुत कुछ है फ्यूचर्स में जो चलेंगी या नहीं चलेंगी। अब हम स्टेप 7 के पास जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स कंपेयर करो। कभी भी सिर्फ एक कंपनी मत देखो, उसका कॉम्पिटिटर्स भी चेक करो। फ्यूचर फैक्टर, अब यहाँ पे देखो एक टेबल है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टर्स, कंपनी ए है, कंपनी बी है, उसका सेल्स ग्रोथ कंपनी ए का 15% है, कंपनी बी का 25% है, और वही उसका प्रॉफिट ग्रोथ इसका 12% है, इसका 22% है। डेप्थ देखो इधर कम है, मतलब इधर ज्यादा है, सॉरी, और इधर कम है, तो ये वाला अच्छा है। मैनेजमेंट इसका एवरेज है, तो ये इस पे डाउट है, और देखो ये बेटर है इधर, तो हमारी कंपनी बी बेस्ट है। तो हम कंपनी बी हमारी बेस्ट है, तो हम इस पे आगे एनालिसिस अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टेप 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोफेशनल इन्वेस्टर हमेशा ये 3 रिपोर्ट देखते ही दिखते हैं, और ये 3 रिपोर्ट्स में आपको ये 3 रिपोर्ट्स आगे मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। बैलेंस शीट्स, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपने आपके 12th और 11th में भी पढ़ा होगा बेसिक्स, तो आपको अच्छा रहेगा। स्टेप 9 वैल्यूएशन। बहुत लोग सोचते हैं अच्छी कंपनी है तो तुरंत बाय कर लो, पर ऐसा नहीं करना है आपको। लेकिन अच्छी कंपनी भी गलत प्राइस पे महंगी हो सकती है। इस कंपनी के साथ साथ भी वैल्यूएशन भी देखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशंस। और देखो ये स्टेप बाय स्टेप इधर रोड मैप दिया है, इसको भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रोड मैप है पूरा, इसको आप फॉलो भी कर सकते हो कि ऐसे ऐसे करना है आपको। तो अब हम बैलेंस शीट सीखने वाले, जैसे कि आपको मैंने पिछले वाले पेज पे बोला था कि हम इसको डिटेल्स में सीखेंगे, और आगे पीएनएल कैश फ्लो स्टेटमेंट वो भी पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे इसमें देखो बैलेंस शीट होती क्या है, उसको आप इधर सीखते हैं। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ओनर की इक्विटी कितनी है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और रिपोर्ट कार्ड होती है, जैसे कि आपका अपना क्रेडिट कार्ड होता है उस हिसाब से। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? बैलेंस शीट हर साल में एक बार बनाई जाती है। बैलेंस शीट के 3 पार्ट्स होते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी।
असेट्स क्या होता है? असेट्स वो होते हैं जो भी किसी कंपनी के पास उसके अवेलेबल है, जो आप उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज असेट्स होती हैं। जैसे कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब असेट्स होगी कंपनी की। असेट्स के 5 टाइप होते हैं: करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। ये वो करंट असेट्स ये वो असेट्स हैं हर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल। और नॉन करंट असेट्स मतलब ये लॉन्ग टर्म में चलते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स और ब्रांड वैल्यू। लाइबिलिटीज क्या होती है? अब लाइबिलिटीज वो होती है जैसे कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए, है ना? तो अब उस दोस्त के पास 100 रुपये वो उधार हो गए, तो ये आपको वापस देगा, तो आपके दोस्त के पास वो लाइबिलिटी हो गई। तो इसको लाइबिलिटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एक सेकंड में इसको मिटा दूं। तो इसको लाइबिलिटी बोलती है। आप आपको जिस मतलब जैसे कि आपने बैंक से भी लोन ले लिया, तो आपके पास वो लाइबिलिटी हो गया, कर्जा हो गया, तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा। ये होती है लाइबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में। अब लाइबिलिटीज के टाइप्स कितनी होती हैं? लाइबिलिटीज के 2 टाइप होते हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। 1 साल के अंदर जो पे करनी होती है उसको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में पे करनी होती है, जो लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो नंबर 8 है हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या होती है शेयर होल्डर इक्विटी? इसका मतलब होता है कंपनी की एक्चुअल नेटवर्थ। सिंपल फॉर्मूला है इसका, आपने इसको 11th-12th में भी पढ़ा है, बहुत इजी है ये। असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि असेट्स है हमारा 100 करोड़, और लाइबिलिटी हमारी 40 करोड़, और इक्विटी हमारी 60 करोड़। तो इसको अब देखो, असेट्स माइनस करूंगा 100 करोड़ माइनस लाइबिलिटी 40 करोड़। तो अब आप, यानी ये 400 करोड़ नहीं है, 40 करोड़ है। तो अभी आपकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो 60 करोड़ हो गई। सिंपल, ये एकदम सिंपल फंडा है, बहुत इजी है ये। अब है बैलेंस शीट का फॉर्मूला। बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। ये फॉर्मूला हमेशा बैलेंस रहता है, इसके लिए बैलेंस शीट का फॉर्मूला माना जाता है इसको। और ये भी आपने 11th-12th में पढ़ा ही है। सिंपल एग्जांपल देखिए, अभी जैसे एबीसी कंपनी है, उसकी असेट्स है हमारी 500 करोड़, लाइबिलिटी है 200 करोड़, तो शेयर होल्डर इक्विटी हो गई 300 करोड़। ये सिंपल देखो, 300 करोड़ यहाँ पे भी आया, फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, देखो 500 इज इक्वल टू 200 प्लस 300। अब बैलेंस शीट देखते टाइम क्या चेक करना चाहिए? ये सबसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि असेट्स हर साल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, डेप्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, इक्विटी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, कैश बैलेंस कितना है, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। कॉमन बिगनर मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स मैंने भी मेरे टाइम पे की थी, मैं ये अब आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करो। सिर्फ एक शेयर प्राइस को नहीं देखना है, उसका बैलेंस शीट को इग्नोर नहीं करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का डेप्ट भी चेक करो कितना है कि नहीं है, और सिर्फ उसका प्रॉफिट मत देखो। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करना भी, ये भी देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये आपको करना ही करना है। और मैं अभी आपको गोल्डन रूल्स भी बता देता हूँ, वैसे ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट तो है, बट ऐसा आप देख लो फिर भी एक बार। बैलेंस शीट हमेशा चेक करो, असेट्स और लायबिलिटी कंपेयर करो, डेब्ट को इग्नोर मत करो, चेक करो कितना है कितना नहीं है, शेयर होल्डर इक्विटी को समझो, और लास्ट 3 4 5 साल का डेटा भी कंपेयर करो कंपनी का। और सिर्फ न्यूज़ देखकर इन्वेस्टमेंट मत करो। और ये सब तो बहुत सारे बिगिनर्स यही गलती कर देते हैं कि कोई भी टिप आती है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ भी बता देते हैं कि ये शेयर खरीद लो, वो कर लो। ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है ये। आप अपना एनालिसिस करो उसमें, और चेक करो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा नहीं परफॉर्म कर रही है, उसी हिसाब से अपना डिसीजन लो। ये मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा ये करने के लिए। अभी हमने लास्ट पेज पे हमने बैलेंस शीट्स को देखा, अब हम देखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है जरा सा भी। पीएनएल स्टेटमेंट क्या है? पीएनएल स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी का फिक्स पीरियड, कितने सेल्स, कितनी एक्सपेंस हुई है, और कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है एक कंपनी को। ये एक कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है। पीएनएल स्टेटमेंट का पार्ट्स: रेवेन्यू, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है वो रेवेन्यू है, और कंपनी ने बिजनेस चलाने के लिए कितना खर्चा किया है वो एक्सपेंस है, और सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है।
सभी एक्सपेंस और टैक्सेस के बाद जो पैसे बचते हैं कंपनी के, वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है। अभी देखो एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। मान लीजिए एबीसी कंपनी ने सेल्स की है 100 करोड़ की, एक्सपेंस है उसका 17 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो सेल्स माइनस एक्सपेंस होता है वो है 30 करोड़, टैक्स है 5 करोड़, और नेट प्रॉफिट उसकी हो गई 25 करोड़। तो मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट उसका है 25 करोड़ का। ऐसे कि आप अभी किसी कंपनी का भी ऐसे उसका प्रॉफिट निकाल सकते हो ये वाले फॉर्मूले से। क्या चेक करना है? कंपनी का पीएनएल देखते वक्त हमेशा तीन चीजें चेक करनी है। सेल हर साल बढ़ रही है या नहीं, नेट प्रॉफिट हर साल इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, एक्सपेंस कंट्रोल में है कि नहीं। ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको किसी भी कंपनी की चेक करनी ही करनी है। अब देखो इसमें भी कॉमन मिस्टेक्स है जो पीएनएल में बहुत सारे लोग करते हैं। उसको देखने टाइम उसकी सिर्फ वो लोग सेल्स देख लेते हैं, उसका प्रॉफिट देखते हैं बस, पिछले साल का डेटा कंपेयर ही नहीं करते हैं वो लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले 2-3 साल का डेटा चेक करो ही करो किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले। पीएनएल स्टेटमेंट हम 3 साल का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। इसका रेवेन्यू 80 करोड़ है 2021 में, 2022 में 95 करोड़ है, और 2023 में 115 करोड़ है। देखो हर साल बढ़ रहा है इसका रेवेन्यू। एक्सपेंस है 55 करोड़, 64 करोड़ 22 में, और 23 में 75 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है 21 में 25, 22 में 31, और 23 में 40। टैक्स है 21 में 4, 22 में 5, और 23 में 6। नेट प्रॉफिट 21 में, 22 में 26, और 23 में 34। अब ये ट्रेंड देखो आपको हर हर साल बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड आपको अब दिखाएगा बहुत सारी कंपनी का। मतलब अब जैसे कि आप इसको रिवर्स कर लो, किसी भी कंपनी का 21 में 115 था तो 22 में 95 हो जाएगा, और 23 में 80 हो जाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड का दिखाया जाएगा यहाँ पे उसका ट्रेंड। तो इस हिसाब से ये भी आप चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टॉक का प्राइस देख के मत खरीदो उसको, कंपनीज के नंबर को समझो तभी इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, किसी भी स्टॉक का प्राइस लास्ट मंथ था 95 है ना, और अब वो हो गया 85, तो लोगों को लगता है वो अभी अपने हाई पे जाएगा वापस 95 पे। तो यही वो लोग गलती कर देते हैं, कंपनी को एनालाइज ही नहीं करते हैं, इस वजह से उन लोग का इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो जाता है। तो आपको ये गलती जरा सी भी नहीं करनी है, मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करूंगा। अब हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको भी सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि किसी भी कंपनी के पास कितना कैश कहाँ से और कहाँ जा रहा है, ये बताता है। कैश फ्लो के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंशियलिंग कैश फ्लो। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इजी वे में। देखो ये कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है? कंपनी में बिजनेस आने वाला कैश होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो कंपनी का बिजनेस हेल्दी माना जाता है। अभी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ये बताता है कि कंपनी ने प्लांट्स या इन्वेस्टमेंट पर कितना पैसा खर्च किया है। ग्रोथ करने वाली कंपनीज में अक्सर नेगेटिव होता है, जो हर सिचुएशन में बुरा साइन नहीं होता। ये आपको अगर कहीं पे और दिखा तो आप मानो कि ये अच्छा ही मतलब माना जाएगा वहां पे भी। फाइनेंशियल कैश फ्लो ये बताता है कि कंपनी ने लोन लोन चुकाया या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया या नहीं। इस कंपनी को फंडिंग पैटर्न्स का आइडिया मिलता है, ये आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी हम एबीसी का कंपनी का एग्जांपल लेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसका 200 करोड़ है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो 18 करोड़, फाइनेंशियल कैश फ्लो 14 करोड़। मतलब बिजनेस से अच्छा कैश कमा रही है और कैश का यूज ग्रोथ लोन रिपेमेंट्स में कमा रही है। अब क्या चेक करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते वक्त 3 चीजें जरूर चेक करें। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, कंपनी के पास रेगुलर कैश आ रहा है या नहीं, कैश फ्लो और प्रॉफिट्स एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। ये सब तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये देखो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है जो बिगिनर करते हैं, ये वाली मिस्टेक्स, सिर्फ नेट प्रॉफिट देखते हैं, कैश फ्लो को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ 1 साल का डेटा देखते हैं,
और तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर ही नहीं करते हैं। आपको कंपेयर करना है तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लास्ट ईयर्स के डेटा भी देखने हैं उस कंपनी के। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 साल का हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। 2021 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 150 था, 2022 में 180, 2023 में 200। तो इसका ट्रेंड अब दिखाएगा, क्योंकि इसमें हर साल देखो, आप देखोगे हर साल इसमें ग्रोथ आ रही है, आ रही है, आ रही है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में -60 है, -17, -18। तो इसका आप न्यूट्रल मान सकते हो, ये न्यूट्रल है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। फाइनेंशियल कैश फ्लो -13, -14, -13, ये भी न्यूट्रल ही है। इंक्रीजिंग इन कैश 80, 70, 80 और ये अप है। क्लोजिंग बैलेंस 100, 170, 250, ये भी अप है। कंपनी को समझो, नंबर्स को एनालाइज करो, तभी आप बनोगे एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स। हर बार लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उसके शेयर प्राइस को देख के उसको बाय कर लेते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है जरा सा भी। आपको कंपनी को समझना है, उसके अंदर की डिटेल्स भी आपको चेक करनी है, तभी आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं उस पे। अब हम पढ़ने वाले हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर्स। ईपीएस होता क्या है? ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ईपीएस बताता है कि कंपनी अपने शेयर्स पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है ना। जितने ज़्यादा ईपीएस उतना ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इससे हमेशा दूसरे फाइनेंशियल्स डेटा का साथ देखना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि किसके साथ इसको देखना चाहिए। ईपीएस का फॉर्मूला, ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी का टोटल प्रॉफिट उसके टोटल शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी एबीसी, उसका नेट प्रॉफिट है 100 करोड़, टोटल शेयर है 10 करोड़। तो ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स ऑफ। तो 100 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इज इक्वल टू 10%, ओ 10 रुपीज। मतलब कंपनी हर एक शेयर पर 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। हाई ईपीएस अच्छा है या नहीं? जनरली अगर किसी कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन सिर्फ हाई ईपीएस देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, साथ में सेल्स ग्रोथ, मैंने आपको बताया था कि किसका देखना चाहिए। साथ में सेल्स ग्रोथ देखो, डेप्ट देखो कंपनी का, कैश फ्लो चेक करो और पी रेशियो चेक करो। ये सब के साथ अगर देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। नंबर 5, ईपीएस कंपेयर कैसे करें? पिछले 3-4 साल का डेटा को कंपेयर करना है अपन को, और सेम इंडस्ट्री की कंपनी के साथ ही करना है। अगर ऐसा नहीं करना है आपको, आप आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसके साथ आप बैंकिंग को कंपेयर कर रहे हो, तो वैसा नहीं करना है आपको। आपको आईटी के साथ आईटी ही कंपेयर करना है। समझ में आया? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने सारे ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करो। और कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बिगनर्स? कॉमन मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो सिर्फ ईपीएस देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री के साथ इन कंपेयर करते हैं। मैंने आपको मना किया था कि साथ में ही जो आईटी है तो आईटी के साथ, बैंकिंग है तो बैंकिंग है, फार्मा है तो फार्मा के साथ। एक साल का ईपीएस देखना नहीं है, आपको 3-4 साल का डेटा देखना है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करना है, वो भी चेक करना है। मैंने बताया कैश फ्लो चेक करना है, पी रेशियो देखना है, डेप्ट देखना है कंपनी का, ये सब साथ में देखना है ईपीएस के। तो अब हम करने वाले हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बताता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है। इसका सिंपल फॉर्मूला है पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। और इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पी रेशियो से हमें आइडिया मिलता है कि किसी स्टॉक की वैल्यूएशन, एक सेकेंड, किस स्टॉक की वैल्यूएशन मार्केट किस तरह से काम कर रही है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए शेयर प्राइस है 500 और उसका ईपीएस है 25। तो पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड ईपीएस। तो 500 डिवाइड 25 इज इक्वल टू 20। मतलब इन्वेस्टर्स कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए और 20 रुपए देने के लिए रेडी है।
अब देखो मैं मानता हूँ अगर पी रेशियो जितना ज्यादा है उतना बेकार है और जितना कम है उतना बेस्ट है। मैं मानता हूँ कि अगर पी रेशियो 20 के नीचे है तो वो बहुत अच्छा माना है। वही अगर 25 है, 35 है, 40 है, वगैरह वगैरह जो भी है, वो उस पे आपको ज्यादा पैसे देना पड़ेगा 1 रुपए कमाने के लिए। तो जितना कम रहेगा उतना बेस्ट रहेगा। हाई और पी रेशियो, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है तो देखो ये, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है तो वो बेस्ट, और ज्यादा है तो वो ऐसे करके इसको इग्नोर करो आप, इसको इग्नोर करो। तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ को एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर पी रेशियो कम है तो हो सकता है अंडर वैल्यू हो या फिर मार्केट कंपनी को फ्यूचर लेकर कंसर्न हो। इसलिए सिर्फ पी रेशियो देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, वही है। मतलब आपको सब कुछ चेक करना है एक साथ में, सिर्फ पी रेशियो को देख के डिसीजन मत लेने, ये मेरी भी आपको सलाह देता हूँ मैं। पी रेशियो को यूज कैसे करते हैं? पी रेशियो हमेशा सेम इंडस्ट्री कंपनी के साथ कंपेयर करो, कंपनी का हिस्टोरिकल पी रेशियो कंपेयर करो। ये आपको गूगल क्रोम पे मिल जाएगा, कंपनी के नाम डाल के उसके आगे पी रेशियो डाल दोगे और पूरा आपको उसका हिस्ट्री मिल जाएगी। एग्जाम्पल, अगर बैंकिंग कंपनी की पी रेशियो आईटी कंपेयर कंपेयर करोगे तो रिजल्ट मिसलैंडिंग होएगा और होएगा ही होएगा। आपको आईटी के साथ आईटी ही करना है और बैंकिंग के साथ बैंकिंग ही करना है, दूसरी इंडस्ट्री के साथ नहीं कर सकते हो आप कंपेयर। इसलिए कंपैरिजन हमेशा सेम सेक्टर में करो। कॉमन मिस्टेक, सिर्फ लो पी रेशियो देखकर ये करना है, लो पी रेशियो देखकर खरीद लेना है। हाँ मैं मानता हूँ, अगर मैंने क्या बोला आपको, अगर 20 के नीचे है तो वो अच्छा साइन है पी रेशियो का। वही 25, 30, 40, 50 है तो आपको उस पर ज्यादा पैसे देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो आपको कम देना पड़ रहा है। अलग इंडस्ट्री के पी रेशियो कंपेयर नहीं कर, वही मैंने आपको बताया कि बैंकिंग के साथ, आईटी के के साथ। कंपनी ग्रोथ को इग्नोर नहीं करना है, कंपनी की ग्रोथ हमें चेक करनी है। सिर्फ पी रेशियो ये मैं ही बोलता हूँ कि पी रेशियो पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। याद रखिए पी रेशियो एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता है। हाँ ये सही बात है, पूरी कहानी नहीं बताता है। वो आपको सारी चीजें देख के ही करना है। कंपनी का डेब्ट देखना है, कैश फ्लो देखना है, पी रेशियो चेक करना है, ईपीएस चेक करना है। ये सब एक साथ में देख के हमारा एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बनता है एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। याद रखिए, सिर्फ शेयर प्राइस देखकर स्टॉक को सस्ता या महंगा मत समझिए। हमेशा पी रेशियो और कंपनी की ग्रोथ के साथ में एनालाइज कीजिए। बहुत सारे लोग देखते हैं कि 100 रुपये है उसका और वही 100 रुपये उसकी प्राइस है, पी रेशियो उसका 50 है, तो इस वजह से उसको बाय कर लेते हैं। और बहुत सारी कंपनी का क्या होता है कि प्राइस है 600 और उसका पी रेशियो है 15, तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पूरी अपनी एनालिसिस करनी है, तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है उसमें। अब हम करने वाले ROE एंड ROCE। आज हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का दो इंपॉर्टेंट रेशियो सीखेंगे, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपना पैसा कितने इफिशिएंटली यूज कर रही है। ROE क्या होता है? ROE का फुल फॉर्म है, मैंने आपको बताया था, रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल लैंग्वेज में बोली तो ROE बताता है कि शेयर होल्डर के लगाए हुए पैसे पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। जितना ज्यादा ROE उतनी अच्छी इफिशियंसी हो सकती है। ROE का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए शेयर होल्डर इक्विटी है 100 करोड़, नेट प्रॉफिट है 20 करोड़, तो ROE होगा 20/100 इंटू 100, तो इज इक्वल टू 20%। मतलब कंपनी शेयर होल्डर के हर 100 रुपये पे 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है। ऐसे आप किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं ROE। अब ROC क्या होता है? ROC क्या होता है, अब बात करते हैं ROC की। ROC का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बताता है कि कंपनी ने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी और डेब्ट दोनों को कितना इफिशिएंटली यूज किया है। ये रेशियो उन कंपनीज के लिए बहुत यूजफुल होता है जहां डेब्ट भी बहुत होता है, इसलिए इक्विटी प्लस डेब्ट। इसका ROC का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस डेब्ट है 200 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 14 करोड़, तो ROC होगा 40/200 इंटू 100, तो ये होगा 20%। मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल पे 20% जनरेट कर रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं, ROE एंड ROCE।
सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी को देखते हैं आरओई में, और आरओसी में इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों को कंसिडर करते हैं। अगर किसी कंपनी पर डेब्ट ज्यादा है और आरओसी उसकी इफिशिएंसी को समझने के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर दोनों रेशियो को साथ में ही देखते हैं, और आपको भी साथ में ही देखना है आरओई को, आरओसीई। क्या चेक करना है? आरओई और आरओसी पिछले 3-4 साल का देखिए। सेम इंडस्ट्री को कंपेयर करना है। सिर्फ 1 साल को देखकर डिसीजन मत लो, 4-5 साल का ही देखना है। कंसिस्टेंट और स्टेबल रेशियो जनरली पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब हम सीखने वाले हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब ये एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो सीखेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस चलाने के लिए पैसे ओनर का यूज कर रही है और कितना पैसा लोन लेकर चला रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी के पास इक्विटी के कंपैरिजन में कितना डेब्ट है। सिंपल लैंग्वेज में बोले, ये कंपनी का लोन और ओनर का इन्वेस्टमेंट को कंपैरिजन करता है। इस रेशियो से हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आइडिया का मिलता है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देखें तो बहुत सिंपल है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अपॉन टोटल डेब्ट डिवाइड शेयर होल्डर इक्विटी। जितना कम रेशियो होगा उतना कम कंपनी लोन पर डिपेंडेंट होगी। तो ये भी आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। एग्जांपल लेते हैं, टोटल डेब्ट है 100 करोड़, शेयर होल्डर इक्विटी है 200 करोड़। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 100/200। तो इसका 0.5 रेशियो आया। एक सेकेंड। तो इसका मतलब है हर एक इक्विटी के सामने 0.5 का डेब्ट है। तो अभी देखो 0.5 है, तो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, और जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लिए उस कंपनी में एनालिसिस करने का थोड़ा डाउट बन सकता है। अब देखो, हाई और लो रेशियो का मतलब, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है तो कंपनी पर लोन का बर्डन ज्यादा हो सकता है। मैंने क्या बोला आपको, जितना ज्यादा होगा उतना आप उस कंपनी पे एनालाइज करने का डाउट बन सकता है। अगर किसी कंपनी का रेशियो कम है तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर इंडस्ट्री में आइडियली रेशियो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में नेचुरली डेप्थ ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमेशा सेम इंडस्ट्री के ही कंपनी के साथ कंपेयर करना है आपको। क्या क्या चेक करना है? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो पिछले 3-4 साल का चेक करना है। क्या डेप्ट लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट आसानी से कर पा रही है नहीं कर पा रही है? सेम सेक्टर कंपनी के साथ कंपेयर भी करना है आपको। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको चेक करने हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने से पहले। कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स कर देते हैं, सिर्फ डेप्ट देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इस कंपनी पर डेप्ट कम है तो ये कंपनी अच्छी होगी, इस कंपनी का डेप्ट ज्यादा है तो ये कंपनी की बेकार होगी। आपको सारी एनालिसिस एक बार में ही करनी है और एक साथ में करनी है। इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं कर, सिर्फ रेशियो देखकर बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं और कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट इग्नोर करते हैं। याद रखिए, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन इससे हमेशा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और बाकी फाइनेंशियल रेशियो के साथ ही देखना है। ये सब सारी चीजें एक साथ देखोगे तो आपकी आपकी एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट होगी। तो अब हमारा टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें 3 तरीके के मार्केट कैप होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। मैं आपको तीनों के तीनों एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है स्टॉक मार्केट के हिसाब से कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, अगर कोई पूरी कंपनी को करंट मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहता है तो उसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यही कंपनी का साइज बताता है। मार्केट मार्केट कैप का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी शेयर का करंट प्राइस और टोटल शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तीन तीन मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। पहले सबसे पहले मान लीजिए एक कंपनी का शेयर प्राइस है 500 और टोटल शेयर प्राइस है 10 करोड़।
तो मार्केट कैप इज इक्वल टू 500 इंटू 10 करोड़, तो उसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी 5000 करोड़। मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू है 5000 करोड़। अब हम समझते हैं तीन टाइप्स मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन के। लार्ज कैप ये बड़ी और स्टेबलाइज कंपनी होती है, इनमें रिस्क रिलेटिवली कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। एक सेकेंड, मैं कंसिडर करता हूँ मिड कैप के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्हें अक्सर पसंद करते हैं। हाँ, आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, पर इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप, और स्मॉल कैप में भी ज़्यादा होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा ये। अब हम बात करते हैं मिड कैप की। ये ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, इनमें ग्रोथ की पोटेंशियल लार्ज कैप से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्क भी नहीं, रिस्क इसमें एज कम्पेयर टू मिड लार्ज कैप और मिड कैप से कम ही होता है। तो मैं कंसिडर करूंगा कि आप मिड कैप कंपनी को ही एनालाइज करो मोस्ट ऑफ टाइम। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप भी जा सकते हो। स्मॉल कैप ये छोटी कंपनीज होती हैं, इनमें ग्रोथ की पोटेंशियल्स बहुत हाई हो सकती है, लेकिन रिस्क और प्राइस वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप भी। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही कंसिडर करूंगा कि आप मिड कैप शेयर ही एनालाइज करो। अब किस में इन्वेस्ट करें? मैंने आपको अभी बताया था कि आपको मोस्ट ऑफ टाइम मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है। ये मिड कैप एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और लार्ज कैप से कम रिस्की होता है, इसलिए मैं आपको कंसिडर करूंगा कि आप मिड कैप में ही एनालिसिस करो स्टॉक्स की। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो लार्ज कैप कंपनी को देख सकते हो, अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप ऑप्शन को स्टडी करो, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप हाई रिस्क समझते हो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हो तो स्मॉल कैप कंपनी पे रिसर्च कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ शेयर प्राइस देखकर कंपनी का साइज डिसाइड करते हैं। स्मॉल कैप्स को हमेशा बेस्ट समझते हैं, रिसर्च किए बिना इन्वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ मार्केट कैप देखकर डिसीजन लेते हैं। कभी भी सिर्फ कैटेगरी देख के इन्वेस्ट मत करो, सब कंपनी सेम नहीं होती हैं। याद रखिए, मार्केट कैप सिर्फ कंपनी का साइज बताती है, ना कि क्वांटिटी। इसमें बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिविडेंड। ये टॉपिक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड एक कंपनी का प्रॉफिट वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को कैश के रूप में देती है। लेकिन याद रखिए, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी क्यों डिविडेंड देती है? अब सवाल आता है, कंपनीज प्रॉफिट अपने पास रखने की जगह शेयर होल्डर्स को क्यों देती हैं? इसको दो रीजन होते हैं। कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश होता है, कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। देखो, ये वाला ऑप्शन तो आप कट कर दो, मतलब मैं कट कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन है कि कंपनी आपको रिवॉर्ड्स देती है गिफ्ट के तौर पर। कुछ कंपनीज ग्रोथ के लिए प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, इसलिए वो डिविडेंड नहीं देती हैं। बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं, बहुत सारी कंपनी देती हैं डिविडेंड। अब एग्जांपल लेते हैं, आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, कंपनीज ने आपको हर शेयर पे 5 रुपए दिए, है ना? तो आपको मिलेंगे 100 शेयर्स पे 5 × 500 रुपीज आपको मिलेंगे। ये अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो सकता है अगर आप डिविडेंड के एलिजिबल। देखो, इसके एलिजिबल होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जो भी शेयर्स खरीदोगे उसके जितना भी परसेंट रहेगा। दो टाइप के डिविडेंड आपको मिलते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, है ना, और एक होता है फाइनल ईयर डिविडेंड। तो इन दो डिविडेंड, ये साल के बीच में होता है और ये साल के एंड में होता है। तो आपको जब कंपनी आपकी अनाउंस करेगी उस टाइम पे आपको ये मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड बताता है कि करंट शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे रही है। सिंपल फॉर्मूला है, डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड डिवाइड शेयर प्राइस इनटू 100। एग्जांपल देते हैं, एक सेकेंड। अभी देखो, यहाँ पे एग्जांपल ये दिया गया है कि शेयर प्राइस है 200 और एनुअल डिविडेंड है 10 रुपए। तो डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू 10 डिवाइड 200 इंटू 100। तो ये हो गया 5%। जितना हाई डिविडेंड यील्ड होगा उतना ही अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्या सिर्फ डिविडेंड देकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। डिविडेंड सिर्फ एक आपका साइड, मतलब
हिस्सा होता है इनकम का, जो कंपनी आपको साल के बीच में या साल के एंड में आपको देती है। डिविडेंड एक अच्छा फैक्टर हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए सिर्फ डिविडेंड काफी नहीं है। आपको कंपनी का प्रॉफिट देखना है, डेप्थ चेक करना है, कैश फ्लो चेक करना है, फ्यूचर ग्रोथ चेक करनी है और इन्वेस्टमेंट क्वालिटी चेक करनी है। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिविडेंड दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने सारे ट्रेडर्स दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको अगर कुछ डाउट है तो ये हम आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, यहाँ पे आप अपना हमसे बात कर सकते हो और कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या नहीं समझा, क्या समझा।